नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए जल्दी आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम संपन्न होने वाले हैं। इसके जस्ट बाद आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम लगेंगे। तो आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी का पिछले बार जो पेपर संपन्न हुआ था उसका पूरा मैथ का पेपर हल कराने जा रहे हैं। अगर आपने रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में मैथ अच्छे से तैयार की होगी तो आप रेलवे ग्रुप डी की मैथ आराम से लगा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इन सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति हैं कुलदीप और आगरकर, अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। यदि वे एक एक घंटे कार्य की अवधि में वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, मतलब कि अल्टरनेट घंटे में कार्य करते हैं। पहले कुलदीप कार्य करेगा 1 घंटे, उसके बाद आगरकर कार्य करेगा 1 घंटे। जिसमें कुलदीप जो है वो 9 AM पर कार्य स्टार्ट करता है, तो कटाई कब समाप्त होगी? तो चलिए सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए, इसके बाद हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुलदीप और आगरकर की क्या करेंगे, क्षमता को निकालने का प्रयास करेंगे। कुलदीप जो है पूरा कार्य 8 घंटे में कर सकता है, आगरकर कर सकता है 12 घंटे में। तो इसका एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा हमारा। तो एलसीएम आ जाएगा 24। तो यहाँ पर से कुलदीप की क्षमता निकल कर आएगी 8 त्रिक 24 और आगरकर की 12 दूनी 24। तो कुलदीप जो है 1 घंटे में 3 कार्य करेगा और आगरकर 1 घंटे में 2 कार्य करेगा। यहाँ पर से हमने कुलदीप और आगरकर की क्षमता निकाल ली। अब यहाँ पर आपसे क्या है कि वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। तो पहले कुलदीप कार्य स्टार्ट करता है, तो कुलदीप जो है पहले घंटे में 3 कार्य करेगा, क्योंकि 1 घंटे में वो 3 ही कार्य कर सकता है, उसकी क्षमता ही 3 कार्य करने की है। इसके दूसरे घंटे में जो है आगरकर कार्य करेगा। आगरकर कितना कार्य करेगा, 1 घंटे में 2 कार्य करेगा। तो मतलब कि 2 घंटे में टोटल कार्य कितना हुआ, 5 कार्य हुआ। 2 घंटे में 5 कार्य हुआ, टोटल काम हमारा 24 है। तो अगर बात करेंगे 8 घंटे में, तो 8 घंटे में 5 चौको 20 कार्य हो जाएगा। 8 घंटे में 20 कार्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से आगरकर काम समाप्त हो गया। 8वें घंटे में आगरकर काम करेगा। अब 9 घंटे में 9वें घंटे में कुलदीप का नंबर आ जाएगा। कुलदीप कितना काम करेगा, 1 घंटे में 3 कार्य करता है, तो 20 कार्य हो चुका, 3 काम और करेगा, 23 कार्य हो जाएगा। टोटल काम हमारा 24 है। अब नंबर आएगा आगरकर कार्य करने का। तो आगरकर जो है 1 घंटे में 2 कार्य करता है और बचा काम कितना है, 23 काम हो गया। 24 करना है तो बचा हमारा 1 काम है। तो आगरकर जो है आधे घंटे में कार्य को समाप्त कर देगा। 1 घंटे में 2 करता था, तो आधे घंटे में वो 1 काम को समाप्त कर देगा। तो 9.5 घंटे लगेंगे टोटल कार्य को समाप्त होने में। 9.5 घंटे को अगर आप जोड़ना चाहेंगे 9 AM से प्लस 9.5 घंटे करेंगे तो 12 बजेगा 3 घंटे में, 6:30 बज जाएगा शाम के। तो 6:30 PM पर कटाई समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हो तो 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट तौर पर दिखे। तो ये द्विघात समीकरण जो लिखा गया है ये किस रूप में लिखा गया है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इस समीकरण का, -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है इस समीकरण का, c/a होता है। ये आपने द्विघात समीकरण जब पढ़ा होगा तो 2 मूलों का योगफल और 2 मूलों का गुणनफल आपने इस फार्मूले के तहत पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पर सबसे पहले निकालनी है। तो 2 को लिख लीजिए। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर c क्या है, 8 + 2√5 है, अपन a कितना है, 5√2 है, ये a है। तो यहाँ पर से हमने 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब नीचे वाले देखते हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा पूछा है आपसे। अल्फा बीटा होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर से अपन a लिख देंगे 5 + √2, और ये 5 + √2 5 + √2 कट जाएगा। और ये देखिए अगर हम ऊपर वाले से इसमें से 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4 + √5, और 4 + √5 4 + √5 कट जाएगा। तो 2 जो हमने कॉमन लिया था वो आगे निकल आएगा। तो 2 दूनी 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया।
पूरे लेन देन में हानि या लाभ का आपको परसेंटेज निकालना है। हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये था, 20% की छूट मिली तो इसे वस्तु मिली जाकर के 80 रुपये की, परंतु इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब कि इसने 80 रुपये में खरीदा था और 100 रुपये में बेच दिया, तो पूरे लेन देन में इसे लाभ कितना हुआ? इसने 80 में खरीदा था और 100 में बेच दिया, तो 20 का लाभ हुआ। कितने में हुआ? 80 में हुआ। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो इसको 25% का लाभ हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक कंपनी जो है अपने कार्यक्रम की व्यवस्था इस रूप में बनाती है, तो ये रूप उसका दिया गया है। आप लोग पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या इसने पूछा है। इसने पूछा है यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर, ये तीसरा खंड जो है, इस पर 5,000 रुपये खर्च किए, तो इसके 5वें खंड पर खर्च कितना होगा? 10% पर इसने खर्च किया 5,000, तो इसका 5वां खंड कितना है? 20% का, तो उसमें खर्च करेगी 10,000, इसका जस्ट डबल खर्च करेगी। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा? इसका दूसरा विकल्प जो होगा वो सही उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 5वां क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 200 पुरुष जो हैं एक भवन को 224 दिन में निर्माण करते हैं, तो अगर उसको 256 दिन में निर्माण करना है तो माना हमने 100 पुरुष लगाने होंगे। तो काट कर देख लीजिए कितने पुरुष आएंगे। 256 चौके 1024 होता है और 2 चौके 8, मतलब कि 100 बराबर 800। 800 पुरुष अगर आप लगा देते हैं तो जो 1024 दिन में कार्य खत्म होना था वो 256 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, ये 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कास की पावर 4 अल्फा बराबर 6 हो, तो इस समीकरण का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कोई इसका शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको पूरा इसको हल करना होगा। यहाँ पर देखिए कास की पावर 4 अल्फा लिखा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। और कास स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर भी कर दीजिए। तो इस पूरे समीकरण को जो साइन कास में लिखा है, इसको पूरे समीकरण को साइन के फॉर्म में बनाने का प्रयास करिए। अगर आपने इस कॉस को साइन में चेंज कर लिया तो इस समीकरण का पूरा जो हल करने के बाद ये समीकरण बनेगा वो बनेगा 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण जो है इस फॉर्म में बन करके तैयार होगा। यहाँ पर से आपको साइन अल्फा की वैल्यू मालूम चल जाएगी। साइन अल्फा की वैल्यू आएगी √3/√5, ये वैल्यू आ जाएगी। साइन अल्फा का अपोजिट जो होता है, उल्टा जो होता है, वो कॉसेक अल्फा होता है। तो यहाँ पर से आपको कॉसेक अल्फा की वैल्यू मालूम चल गई, लेकिन सेक अल्फा की वैल्यू आपको तब मालूम चलेगी जब आप यहाँ पर से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकालेंगे, तो आधार निकलेगा √2, आधार निकला √2 और कर्ण आपको मालूम है √5। तो आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली √2/√5। कॉस अल्फा का उल्टा जो होता है वो सेक अल्फा होता है, तो सेक अल्फा की वैल्यू आपको मालूम चल गई √5/√2। यहाँ पर से आपको सेक अल्फा मालूम चल गया और साइन अल्फा को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक अल्फा मालूम चल गया। तो इस समीकरण में जाकर के रखिए। देखिए अब आपको मालूम चल गई वैल्यू, तो हम लोग रखते हैं। यहाँ पर से वैल्यू को आप लोग रखना स्टार्ट करिए। इसकी पावर आपको 6 करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये समीकरण जाकर के बना। अब आप लोग देखिए इसकी पावर 6 करेंगे तो ये 27 बनेगा, और 27 बनेगा तो ये 27 कट जाएगा, और ये 8 बनेगा तो 8 कट जाएगा, और ऊपर आपको बनेगा 125, और ये भी बनेगा 6 घात करेंगे इसको तो 125 बनेगा। 125 250 बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा चौथा वाला। आप लोग कॉपी पेन से अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आपके साथ में लग जाएगा ये। देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये संख्या आपको दी गई, यहाँ पर x लिखा गया है, 47 38 लिखा गया है। यदि ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य हो तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको 9 से विभाजित का नियम मालूम होगा। अगर सभी पदों का योग, सभी जो संख्याएं हैं उनका योग अगर 9 से डिवाइड होता है
तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 7 4 11 और 8 4 11, 11 11 22, 22 प्लस एक्स। अगर हम x को कितना रखें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। अगर ये 27 बन जाए तो 22 5 27। अगर हम x को 5 रख दें तो ये 27 इसका योग आ जाएगा, और 27 जो योग आ जाएगा वो 9 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 रख दें तो ऑप्शन नंबर जो 5 है वही इसका सही उत्तर होगा। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। 8वां क्वेश्चन है, ललिता जो एक फैशन बुटीक मतलब कि एक दुकान जो है फैशन की, उसकी योजना बनाने के लिए शुरुआत कर रही है। तो वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपये निर्धारित करती है। दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच गई। देखिए उसका टोटल जो खर्च उसने निर्धारित किया था लागत, वो 20,000 रुपये उसने लागत को निर्धारित किया था, लेकिन बिना सिले हुए कपड़े में 50% व्यय हो गया और सिलाई में सहायक उपकरण में 20% व्यय हो गया। मतलब कि 70% रुपये व्यय हो गए। 70% अगर व्यय हो गए तो कितना बचा उसके पास में? अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर से 14,000 रुपये उसके लग गए, और 14,000 अगर लग गए तो बचे कितने? 6,000। तो वही आपसे पूछ रहा है कितनी धनराशि बचेगी 20,000 में से? तो 6,000 रुपये धनराशि बचेगी, क्योंकि 14,000 तो लग गए, 6,000 बचेगी। 9वां क्वेश्चन है, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 और ये श्रृंखला गई है xn तक, इसका अंक गणितीय माध्य आपको 1 दे रखा है, तो नीचे वाली श्रृंखला का आपको अंक गणितीय माध्य बताना है। तो आप लोग रेलवे एनटीपीसी का पेपर देकर आए होंगे, और अभी अगर आप लोग इस पेपर को लगा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का पेपर, या आपको पिछले बार का पेपर करा रहा हूँ, तो आप लोग इसके लेवल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस नीचे वाले अगर श्रृंखला को देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर से 1/k कॉमन ले लेते हैं तो श्रृंखला क्या बचेगी? ये इस प्रकार से ये श्रृंखला बचेगी। ठीक है, xn तक जाएगी, और ये कह रहा है समीकरण जो हमारा ऊपर कह रहा है कि इसका जो माध्य है वो 1 आपको दे रखा है, तो नीचे वाले का माध्य कितना होगा? 1/k ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से 3 वर्षों में आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा करके दोनों का अंतर आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा से और सिंपल मेथड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप 4500 का 8% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 360। ब्याज के ऊपर ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। दूसरे वर्ष का भी आपका 360 ही आपका निकलेगा साधारण ब्याज, और ब्याज के ऊपर ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 360 का 8% की दर से अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 28.8। तो ये 360 का 8% की दर से हमने ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला। ठीक है, अब तीसरे साल की बात करते हैं। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का, आप तीसरे साल का निकाल रहे हैं। तीसरे साल में आपको क्या करना होगा? इन दोनों सालों का 8% की दर से ब्याज निकालना होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो ये निकलेगा जाकर के 57.6, मतलब इसका जस्ट डबल जो होता है वो तीसरे साल में निकलेगा। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज था इसके ऊपर भी आपको ब्याज देना होगा 8% की दर से। तो ये निकले कितना जाकर के? 2.304 ये निकलेगा जाकर के। अब देखिए 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 360 360 360, ये तीनों को जोड़ लीजिए। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको अंतर निकालना है, तो अंतर में ये तीनों तो कट जाएंगे, बचेगा ये सिर्फ 3। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 28.8, 57.6 और 2.3304। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जुड़ करके आएगा, यही इसका अंतर होगा। ये थोड़ा मुझे मेथड इजी लगता है क्योंकि मैंने इसी मेथड से लगाने का प्रयास किया है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप फार्मूले से लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? ये 4 ऑप्शन है, बताइए किस भिन्न में 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? तो मान लीजिए हम x वो भिन्न है, उसमें 5/16 जोड़ेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। x की वैल्यू आपका उत्तर होगी। तो x बराबर आ जाएगा 1 - 5/16, और 16 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 5 घटाएंगे तो 11/16।
तो ये 11/16 आपको किसी उत्तर में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो इसका डबल मिल रहा होगा। इसमें अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 दूनी 22 और 16 दूनी 32, तो आपको सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी उत्तर देते हैं, डायरेक्ट उत्तर आपको नहीं मिलेगा, उसका डबल ट्रिबल इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है, इसको आपको हल करना है। प्रयास कीजिए आप लोग, थोड़ा कम समय आपको दे रहा हूँ क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न में आपको कराने हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर से बार वाला हल होगा, इसको हल करेंगे तो 17 के 21 बनेगा, और 21 से अगर 105 में भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और 23 से 5 घटाएंगे तो 23 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, और 18 से 90 में भाग देंगे, 18 पंचे 90, और 22 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 17, और 17 से 119 से भाग देंगे, 17 सत्ते 119, तो 7 जो होगा इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से पीछे से ये हल होता नजर आपको आ रहा होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है? तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा? चलिए बताइए। जैसे आप कार्य और समय वाला लगाते थे वैसे ही आपको पाइप और टंकी को भी क्षमता के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? भरने वाला पाइप जो है, भरने वाले को हम लोग बी से कर लेते हैं और खाली करने वाले को हम लोग के से कर लेते हैं। जो भी आप सिंबल रखना चाहें कर सकते हैं, मैं भी बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने का प्रयास करता हूँ, कुछ भी सिंबल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर 15 घंटे में ये क्या कर सकता है? भर सकता है, और रिसाव के कारण ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको माइनस भी आप कर सकते हैं क्योंकि खाली कर रहा है, ये भर रहा है। इन दोनों की क्षमताओं की बात करेंगे तो टोटल कार्य अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो होता है टोटल कार्य होता है, तो भरने वाले की क्षमता 4 निकलेगी और खाली करने वाले की क्षमता निकलेगी 3। ठीक है, ये 4 भरता है तो 3 खाली कर देता है। अब आप क्या कह रहा है? यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव का कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? तो इन दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो पहले 4 भरेगा, 3 खाली कर देगा, तो इनकी क्षमता 1 आ जाएगी। दोनों खोलेंगे तो क्षमता 1 आ जाएगी, और कार्य हमारा 60 है तो 60 घंटे में पूरा होगा। भाई तीनों 1 घंटे में, दोनों जो हैं अगर खोल दें एक साथ तो दोनों 1 घंटे में एक ही भरेंगे, और 60 टोटल कार्य है तो 60 घंटे में भरेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे वर्गमूल पूछा, इस संख्या का वर्गमूल पूछा है। तो ये तो आपको मालूम है कि नीचे बगल अंतिम में 2 जीरो हैं तो ये जाकर के 1 जीरो बनेगा, ये तो आपको मालूम चल गया। और ये देखिए किसका आपका वर्गमूल हो सकता है, निकालने का प्रयास कीजिए। इसको अगर आप लोग निकालेंगे तो ये 33 का होल स्क्वायर है, 33 का होल स्क्वायर जो है ये बनेगा, तो 33 जीरो जो होगा इसका वर्गमूल होगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, या तो फिर आप लोग के लिए एक सिंपल मेथड तो है ही, जिस प्रकार से आप लोग निकालते हैं 2-2 के जोड़े बना करके, इस प्रकार से आप लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं जो आप लोग बचपन में पढ़ते चले आए हैं वर्गमूल निकालने के लिए। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस मेथड, थोड़ा सोचने वाला मेथड बताया है, तो सोच कर भी आप ऑप्शन से ये निकाल सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात आपको 4:1 दे रखा है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप आंतरिक जो कोणों का आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है उसको निकाल लीजिए, n-2 मल्टीप्लाई 180/n जो होता है, ये आंतरिक कोण, जब हम लोग आंतरिक कोणों का योग निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं ऊपर वाले का। लेकिन आंतरिक कोण अगर आपको निकालना है तो बटे n कर देते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं अगर हम n कर दें तो एक आपको आंतरिक कोण जो है वो निकल के चला आता है। तो आंतरिक कोण का फार्मूला ये हो गया। बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360/n, n से n डिवाइड हो गया, 18 दूना 36 हो गया, n-2/2 बराबर 4:1। ठीक है, अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4 दूना 8, n बराबर यहाँ से 10 निकल कर चला आएगा। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होगी वो 10 आ जाएगी। तो आप लोग इसी प्रकार से आंतरिक और बाह्य कोणों का जो फार्मूला होता है उसका अनुपात कर देंगे तो आपको n की संख्या मालूम चल जाएगी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, काजीपेट जो एक गाँव है जिसकी आबादी 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है 9 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो है वो 9 लीटर पानी की उसको आवश्यकता होती है। इसके पास 15 × 8 × 6 मीटर वाला एक
घनाभकार टैंक है, ये टैंक पूरा भरा हुआ है, तो टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, कोई टैंक आया है उनके गांव में, तो वो उसमें आबादी के हिसाब से वो कितना दिन चलेगा उसका पानी। तो यहाँ पर आपके पास टैंक कितना है, 15 × 8 × 6 का टैंक है। इसका आयतन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा जाकर के मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर 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 क्यूब बनेगा, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो हमने उस टैंक का लीटर पता कर लिया कि इसमें कितने लीटर पानी है। इसमें इतना लीटर पानी है और 4000 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति जो है 9 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, तो टोटल इसका भाग कर दीजिए। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 4 दूना 8 हो गया, और इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो 5 चौके 20, ये 20 दिन पानी चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC। चलिए हम भी आपके साथ बनाते हैं, आप लोग भी बनाना स्टार्ट करिए। ABC जो है एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, DEF जो है क्रमशः BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु बना लेते हैं। DEF जो है इसके मध्य बिंदु है, इनको जोड़ लीजिए आपस में, इस प्रकार से जोड़ लीजिए। आगे क्या कह रहा है आपसे, BE और DF एक दूसरे को x पर काटते हैं। BE अगर हम लोग BE को मिलाएंगे तो ये जाएगी रेखा ऐसे, और DF को मिलाएंगे तो DF तो मिली है, इसका नाम लिख दिया इन्होंने x। और आगे क्या कह रहा है, DE और CF, DE ये है हमारी, और CF जो रेखा होगी वो यहाँ पर से जाएगी। तो ये जो बिंदु इन्होंने माना ये y मान लिया है, ठीक है। और x और y को आपस में मिला देते हैं हम लोग। तो अब ये कह रहा है x y की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपने त्रिभुज का जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको मालूम होगा, जब हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं, जैसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, ABC का मध्य बिंदु से हमने जो त्रिभुज बनाया, तो वो जो EF होता है वो BC का आधा होता है। BC अगर x है तो F और E जो होगा वो x/2 होगा, ठीक है, इसका आधा होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा अंदर वाला त्रिभुज है उसका भी आपका मध्य बिंदु ले लिया, तो ये जो होगा इसका भी 1/2 होगा, तो ये x/4 होगा। किसका, BC जो हमारा x है उसका 1/4 होगा xy। तो ये C वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। xy जो होगा 1/4 होगा BC का, यही आपसे पूछने का प्रयास किया, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आपको तिरछी ऊंचाई दे रखी है, ये दोनों दे रखी है, पाई का मान भी आपको दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, πr/l। तो l तो आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है इसने 16 सेंटीमीटर, लेकिन r आपको नहीं दे रखा। इसने ऊंचाई दे दी है, l दे दिया है, लेकिन r आपको निकालना है। तो r निकालने के लिए क्या करिए, इस प्रकार से शंकु आप बना लेते हैं, ठीक है। ये हाइट हो गई इसकी, यहाँ पर से हाइट हो गई। तो हाइट आपको दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई आपको 16 दे दिया, हाइट आपको 3√23 दे दिया है, ये आपको दे दिया है। तो r तो आप निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से, ये कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो r आप निकालेंगे, r कैसे निकालेंगे, 16 के स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दीजिए तो r का स्क्वायर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, माइनस 3 त्रिका 9 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा जाकर के 207, और ये अंडर रूट में होगा क्योंकि r हमारा r स्क्वायर निकालेंगे इतना आएगा, r हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा √49 के, और अगर बाहर निकालेंगे तो r बराबर 7 के आ गया। तो मतलब हमें त्रिज्या मालूम चल गई, r हमारा 7 आ गया। अब आप लोग निकाल सकते हैं πr/l से, क्योंकि ये जो होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो πr/l होता है। पाई का मान आपको 22/7 दे रखा है, r आपने निकाल लिया 7, और l जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो 16 आपको दे ही रखी है। 7 से 60 कट गया, 22 × 16 करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 3 35, 552 कहाँ पर लिखा गया है, तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। तो इस समीकरण की आपको वैल्यू पूछा है, चलिए लगाने का प्रयास करिए। यहाँ पर से देखिए इस समीकरण में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर से 3x² दिख रहा है, 3y² दिख रहा है। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो x² + y² का मान आपको निकालना पड़ेगा,
और एक्स वाई आपको निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों का प्रयोग किया है तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, एक्स और वाई आ जाएगा 1। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 1 आ गई और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर करिए ऊपर नीचे और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए इस प्रकार से आप लोग स्क्वायर करेंगे जब एक्स का तो इतना आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करने पर इतना आपको मिलेगा और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब आप लोग एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग हल करिएगा। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 146/25। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और एक्स वाई की हमने वैल्यू आपको निकाल के बताई 1 आ ही गई है। इस समीकरण में इन दोनों का यूज करके रख देंगे तो आपको उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 563/313। कहाँ पर लिखा गया है 563/313, ये चौथे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको करना है, मैंने उत्तर निकाला हुआ उत्तर आ जाएगा आपको। यहाँ पर थोड़ा से लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक जो है प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। तो 1200 रुपये बचा रहा है, कितना रुपए खर्च करने के बाद, 85% खर्च करने के बाद। तो 1200 बराबर 15% के कर दीजिए क्योंकि 15% तो बचेगा इसका, और वो बचेगा कितना, वो कह रहा है कि 1200 बचेगा तो हमारा 15% जो है वो 1200 के बराबर होगा, तो 1% बराबर आ जाएगा 1200/15 के। तो आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 15 8 120, 80 आ जाएगा। 80 जो है 1% का है तो 100% कितना होगा, 8000 के होगा। तो उसका मासिक वेतन जो होगा वो 8000 रुपये होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर बिना रुके सुशील जो है 80 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से औसत गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है और रुक रुक करके वो 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से दूरी को पूरी करता है, तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए जब आपसे कह दे कि बिना रुके वो 80 में जाता है और रुक रुक करके वो 60 में जाता है, तो उससे आपसे पूछेगा कितने मिनट वो रुकता है। तो ऐसे प्रश्नों करने के लिए 80 से पहले 60 को घटा दीजिए और बटे में पहले जितनी चल रहा था उसको रख लीजिए। ये आपका आ गया कि प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकता है, ये आ जाएगा आपका 20/80 और 20 चौक 80, तो 1/4 घंटा वो रुकता है। और घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, तो 15 चौको 60 मतलब कि 15 मिनट रुकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष आपको दिए गए हैं 4,1, 1,1 और 3,5। तो इनसे जो निर्मित त्रिभुज होगा वो आपको बताना है कैसा त्रिभुज होगा। सोचने का प्रयास करिए। ये त्रिभुज है मान लीजिए, उसकी आपको भुजाएं दे रखी हैं 4,1, 1,1 और 3,5 आपको दे रखे हैं। तो आपको त्रिभुज कैसे मालूम चलेगा, जब तक आपको भुजाएं नहीं मालूम चलेंगे तो आप त्रिभुज को कैसे बता पाएंगे। तो इन भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर आप लोग इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या लगाते हैं आप लोग फार्मूले में, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आप लोग लगाते हैं, अंडर रूट लगा करके इन दोनों के बीच की दूरी निकल आती है। यहाँ पर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस प्रकार से आप लोग इन दोनों के बीच की दूरी को फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको जल्दी से ये फार्मूले के अंदर रख करके आपको बता देते हैं कि कैसे आप इसको निकाल करके आराम से उत्तरों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप 5 - 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 चौको 16 बन जाएगा। और 3 - 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो ये बनेगा √20, ये बनेगा √20। इसी प्रकार से आप इस साइड वाले निकालेंगे तो इधर बनेगा जाकर के आपका √17, ठीक है, और नीचे वाले निकालेंगे तो बनेगा जाकर के 3। तो यहाँ पर √20 ये भुजा है, √17 ये है और नीचे वाली 3 है। तो इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, विषम बाहु हैं। अगर 2 बराबर होती तो हम लोग कह देते हैं ये समद्विबाहु हैं क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लग करके ये कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बनता है तो हम लोग कहते थे समकोण त्रिभुज है, लेकिन ऐसा तीनों संभव नहीं है, सिर्फ एक ही संभव है, ये विषम बाहु है। इनकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग आपने निकाली हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप भाग को ही हल करेंगे और कोष्टक के अंदर है तो सबसे पहले उसी को हल करेंगे। तो 5 सते 35 से 7 बनेगा और 18 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 25। 18 7 25 और माइनस का 25, और माइनस जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -15 प्लस 25 कितना बनेगा? 10 बनेगा। और 10 किस में आएगा? पॉजिटिव में आपको उत्तर दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 14/77 का आपको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो एक तो आप भाग विध से कर सकते हैं, 14/42 इसको आप भाग विध से कर सकते हैं, वरना आप गुणनखंड विध से कर लीजिए। 7 दूना 14 होता है, 42 कितना होता है? 7 × 2 × 3 सक्षंग 42 होता है, और 11 से 77 होता है। तो 7 7 तीनों में कॉमन है, 7 अलग ले लीजिए, 2 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए, 3 बचा और 7 11 बचा। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इसका लघुत्तम समावर्तक होगा। 7 दूनी 14 3 42, 42 × 11 करेंगे तो 462 आ जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको लगभग 24 से 25 क्वेश्चन कराए हैं, मेरी गिनती 24 की है, लेकिन मैंने लगता है 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो हमने आपको ये मैथ के 25 क्वेश्चन कराएं, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसको आपको सरल करना है और उत्तर आपको बताना है। देखते हैं किसका उत्तर जो है सही आएगा। बहुत से लोग गलती कर देंगे, आप लोग कुछ लोग यहाँ पर से गलती करना स्टार्ट कर देंगे, तो अच्छे से लगाइएगा और उत्तर बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा उत्तर निकाल पा रहे हैं। इन 91 क्वेश्चन में से ये 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हमने आपको ढूंढ करके मैथ के सारे क्वेश्चन हल कराए हैं। तो 91 क्वेश्चन तक हमें लगभग मैथ के 26 क्वेश्चन मिल पाए हैं। ये हम आपको पिछले साल का रेलवे ग्रुप डी का पेपर करा रहे हैं, तो इसमें आपके 26 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, ये एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप लोग करिएगा, और आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा अपेक्षा है कि आप कम से कम इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में अपनी साइंस काफ़ी अच्छी आती है, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस प्लस मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में निकाल पाए। एनटीपीसी में साइंस बहुत ही कम आती है, पिछले साल के पेपरों में मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी में साइंस कम आएगी, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ग्रुप डी में आपको 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं। ये पिछले साल के पेपर मैंने आपको ढेर सारे कराए, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग, जिनकी मैथ और रीजनिंग एनटीपीसी में अच्छी हुई है उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैंने आपको 3 पार्ट बताएं। साइंस के हमने आपको ढेर सारे वीडियो कराए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा, साइंस के ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे, रीजनिंग के हमको करा देंगे, मैथ भी आपको ढेर सारे वीडियो कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन को हल कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं। अगर आप लोग मैथ की सीरीज का अगला पार्ट चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा से कैलकुलेशन छोड़ देता हूं, लेकिन उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको इतना बता देता हूं कि उससे आपको उत्तर निकल आएगा, और सारे लोग कर सकते हैं। प्रयास करिए आप लोग मैथ को अच्छा करने का, अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।